क्या आप जानते हैं, एक बार जब दिमाग और मन के अंदर प्यार, ईर्ष्या, प्रतिशोध जैसी भावनाएं जीवित हो जाएं, तो उसके पीछे इंसान क्या क्या कर सकता है, कितने घिनौने, कितने वहशी कामों को कर सकता है, इसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। क्या जो कानून आम लोगों पर लागू होता है वही पैसे वालों, अरबपतियों, रसूखदारों, राजनीतिक रूप से ताकतवर लोगों पर भी लागू होता है? ये कहानी, ये घटना उसका ही जवाब देगी। इस केस के पीछे कई जिंदगियां, कई घर बर्बाद हो गए, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे, आधे राज्य तक को हिला कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं मेरठ के गुदड़ी बाजार केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न हिस्से में बसे बागपत डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर एक नदी बहती है, हिंडन नदी। ये बागपत जिले और मेरठ जिले के बॉर्डर पर है। दिन था 23 मई 2008 का। सुबह के 11:45 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। बलेनी पुलिस स्टेशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर इस हिंडन नदी के किनारे कुछ लोग अपनी बकरियां चरा रहे थे। तभी इनकी नजर पड़ी नदी किनारे खड़ी सफेद रंग की एक गाड़ी पर। वैसे वो कार मारुति एस्ट्रीम थी। ये ऐसे ही लावारिस खड़ी थी। जब से वो बकरी चराने वाले यहाँ पर आए थे तब से ये ऐसे ही थी, कोई इसे लेने के लिए आया नहीं। अब बकरी चराने वाले उस गाड़ी को देखने के लिए उसके करीब जाते हैं। इन्होंने गाड़ी के अंदर खिड़की से झांक कर देखा भी। इन्हें बैक सीट के पास कुछ दिखाई भी पड़ता है। जब थोड़ा ध्यान दिया तो पता चला कि यहाँ पर एक आदमी औंधे मुंह सीट के नीचे पड़ा हुआ है। उस जगह पर लाल लाल लिक्विड जैसा भी कुछ फैला हुआ था। ये देखकर बकरी चराने वालों की हालत खराब हो जाती है। फौरन इन्होंने आसपास घूम रहे लोगों को चिल्लाकर बुलाया, उन्हें भी ये चीज दिखाई। धीरे धीरे ये बात फैलती है कि इस गाड़ी के अंदर एक आदमी का शव पड़ा हुआ है। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। तभी किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी। अब बलेनी पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी का दरवाजा खुलवाया गया। जो चीज ये लोग सोच रहे थे वही चीज यहाँ पर मिलती है। यहाँ गाड़ी के कवर में लिपटा हुआ एक आदमी गाड़ी की बैक सीट के नीचे पड़ा हुआ था। अब पुलिस फ्रंट सीट के पास चेक करती है, कहीं यहाँ पर भी तो कोई नहीं। गाड़ी की डिक्की को भी खुलवाया गया। जब ये डिक्की खुली तो वहां पर 2 लोग पड़े हुए थे। उसमें से एक को बेडशीट में लपेटा गया था। पुलिस को टोटल 3 शव इस गाड़ी से बरामद हुए। इन्होंने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। तीनों ही शवों की हालत काफी बुरी कंडीशन में थी। इनके गले पर तेजधार हथियार के निशान मिले। इन्होंने आधे अधूरे कपड़े पहन रखे थे। इससे पुलिस ने सोचा कि या तो ये लोग सो रहे थे या फिर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी कातिलों ने हमला करके इन्हें मौत की नींद सुला दिया। इन्हें काफी बुरी तरीके से मारा पीटा गया था। हड्डियां तक टूटी हुई थीं। पूरे शरीर पर मारपीट के निशान थे, कट के निशान थे। इनमें से एक शव जो कि बैक सीट के नीचे मिला, उसके पैर में एक गोली लगने का भी निशान पाया जाता है। तीनों शवों की आंखें नहीं थीं, यानी कातिलों ने इनकी आंखें भी निकाल ली थीं। अब पुलिस ने पूरी कार की तलाशी लेनी शुरू कर दी। शायद इन शवों के बारे में कोई जानकारी मिले। ये कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता चल जाए। तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर से 2 मोबाइल फोन्स और एक डायरी बरामद हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डायरी से तीनों ही मृतकों की पुलिस पहचान कर लेती है। इनमें से एक था 27 साल का सुनील ढाका। ये मेरठ के जागृति विहार का रहने वाला था और रेलवे में ठेकेदारी का काम करता था। दूसरा था 22 साल का पुनीत गिरी। यह परीक्षितगढ़ के खटकी गांव का रहने वाला था और एमकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। तीसरा था 23 साल का सुधीर उज्जवल। ये बागपत के सिरसली गांव का रहने वाला था। यह और पुनीत मेरठ के एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे और सीताराम हॉस्टल में रहते थे। तीनों ही लड़के दोस्त थे। इनमें से सुधीर की बॉडी कार की बैक सीट पर मिली थी और सुनील की बॉडी को बेडशीट से लपेटा गया था। पुलिस अपनी शुरुआती जांच पड़ताल करने के बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। जब धीरे धीरे सुधीर और पुनीत के कॉलेज तक ये बात पहुंची कि उनके सहपाठी का किसी ने कत्ल कर दिया है, तो वहां के छात्र छात्राएं सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कई और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इसमें हिस्सा लेने लगे। मेरठ में जगह जगह पर प्रदर्शन होने लगे। पुलिस इस केस के लिए कई टीम्स का गठन करती है और काफी गहनता से अपनी जांच भी शुरू कर दी। यह मारुति एस्ट्रीम कार किसके नाम पर रजिस्टर है, किसने इसको यहाँ लाकर पार्क किया, किसी चश्मदीद ने उसको देखा हो। पुलिस ने अपने सभी घोड़े खोल दिए, मुखबिरों को काम पर लगा दिया, अपने सभी संसाधनों का यूज करने लगी। तीनों मृतकों के परिवार को भी सूचना भेज दिया जाता है। उनसे भी बातचीत करनी शुरू कर दी गई। कहीं परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो, कॉलेज में किसी के साथ बनती नहीं हो, लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी का मामला हो। पुनीत और सुधीर जिस कॉलेज में पढ़ते थे, जिस हॉस्टल में रहते थे, वहाँ के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई। मृतकों के रूम की तलाशी भी ली जाती है, शायद कोई सुराग मिल जाए। पोस्टमार्टम में सामने आया कि पुनीत और सुनील की मृत्यु गले पर तेजधार हथियार चलाने की वजह से हुई थी। वहीं सुधीर की मृत्यु गोली लगने और ज्यादा रक्त गिरने की वजह से हुई। तीनों के ही अंदर भारी मात्रा में अल्कोहल भी पाया गया, यानी कत्ल से पहले ये बहुत नशे में रहे होंगे। पोस्टमार्टम में यह भी पता चला कि इनकी मृत्यु को 24 घंटे या उससे कम टाइम ही हुआ है। इससे पुलिस ने सोचा कि यह घटना जरूर 22 मई के आसपास की होगी। पूछताछ के दौरान कुछ लोगों से पता चला कि इन तीनों लड़कों को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में एक स्विमिंग पूल है,
पिछली रात को इन्हें वहां पर मौज मस्ती करते हुए देखा गया था। ये वहां पर स्विमिंग करने गए थे। इन्होंने आगे बताया कि उसी दौरान कुछ 5-6 लड़के आए और वो इन तीनों लड़कों से मिलते जुलते हैं। इसके बाद सभी लोग 2 गाड़ियों में बैठकर वहां से चले गए। ऐसा लगा कि वो लोग इन तीनों लड़कों को लिवाने के लिए ही आए थे और ये भी खुशी खुशी वहां से चले गए। जिस तरह की चोटें इन तीनों पर आई थीं, कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। इसके पीछे कई सारे लोग शामिल होंगे। कहीं वही लड़के तो नहीं। पुलिस को यह भी आइडिया लगा कि इस कत्ल के पीछे उन तीनों लड़कों के जानने वाले लोग हैं, दोस्त यार हो सकते हैं। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। सुनील की रेलवे ठेकेदारी के बिजनेस में किसी के साथ पास्ट में झगड़ा हुआ हो, कॉलेज में पुनीत और सुधीर का पिछले दिनों कोई विवाद हो। पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था। शहर भर में स्टूडेंट्स और आम जनता के प्रदर्शन हो रहे थे। इसी बीच पुलिस को कुछ खबरियों और मुखबिरों से पता चला कि 22 मई की रात में मेरठ के गुदरी बाजार में एक घर था। वहां से 22 मई की आधी रात को चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी भी इंसान की उस जगह पर जाकर देखने की हिम्मत नहीं थी और न ही किसी ने पुलिस को कॉल करके सूचना दी उस रात। ये सारी बातें पता चलने के बाद फौरन पुलिस की एक टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उस जगह पर पहुंचे। ये घर था हाजी इजलाल कुरैशी नामक एक व्यक्ति का। ये मेरठ के सबसे अमीर कारोबारियों में गिने जाते थे। इनका मीट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, कई और भी बिजनेस थे। ये एक करोड़पति या कहे तो अरबपति शख्स थे। इनके ताऊ के लड़के यानी इनके कजन भाई एक सांसद थे। मतलब एक तरफ बेशुमार पैसों की ताकत और दूसरी तरफ राजनीतिक ताकत। अब पुलिस को ऐसे आदमी के घर पर जाकर छापा मारना था, छानबीन करनी थी। ये मामला भी अब पॉलिटिकल बन चुका था। राजनीतिक दबाव भी पड़ रहे थे कि उन तीनों लड़कों के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ो। जब इसमें हाजी इजलाल जैसे आदमी का नाम आया तो ये मामला और भी नाजुक और बड़ा बनता है। छापेमारी भी शुरू हो गई थी। जब पुलिस यहाँ पर इजलाल से पूछताछ करने के लिए आई तो पता चला कि ये यहाँ पर नहीं है। इसके बाकी घर, फैक्ट्री, ऑफिस, वहाँ पर भी पुलिस की टीम्स पहुँचती हैं, छापे मारती हैं। यही नहीं, शहर के कई बड़े दिग्गज लोगों के घर पर भी पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। उनके लड़कों को उठाकर पूछताछ किया जाने लगा। जो भी लोग उस रात उन तीनों मृतकों को स्विमिंग पूल के पास लेने के लिए आए थे, उनके बारे में भी पता किया जाने लगा। हाजी इजलाल का ये जो गुदड़ी बाजार में फार्म हाउस था, यहाँ गेट के बाहर सीढ़ियों के पास और रोड तक फॉरेंसिक टीम को रक्त के अंश दिखाई दिए। उन्हें खरोच कर हटाने की कोशिश की गई थी। फिर उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां फेंक दी गई थीं। घर के अंदर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास भी कई सारे रक्त के धब्बे दिखाई दिए। इन्हें मिटाने की भी कोशिश हुई थी। एक चप्पल मिला जो शायद मृतकों में से किसी का रहा होगा। वहीं आंगन के पास पुलिस को कुछ कपड़े भी मिले जो कि रक्त में सने हुए थे। एक बेडशीट का आधा हिस्सा भी मिला, उस पर भी रक्त लगे हुए थे। इसी बेडशीट के आधे हिस्से में सुनील के शव को लपेटकर गाड़ी की डिक्की में रखा गया था। आधा बेडशीट वहां पर था और आधा यहाँ मिला। यहाँ पर बुलेट का एक शेल भी बरामद होता है। एक कमरे की दीवार पर गोली के निशान भी पाए गए। लगा कि यहीं पर सुधीर को गोली दागी गई होगी। इसी रूम में ही तीनों के कत्लों को अंजाम दिया गया रहा होगा। इस केस में मेरठ पुलिस के साथ साथ बागपत पुलिस भी काम कर रही थी। फैक्ट्रीज की छापेमारी करने के दौरान बागपत पुलिस को कई सारी लग्जरी गाड़ियां मिली। एक लाल रंग की टाटा सफारी गाड़ी भी जब्त हुई। ये एक अहम कार थी क्योंकि इसके अंदर बैक सीट पर और फ्रंट सीट पर कई सारे रक्त के धब्बे लगे हुए थे। रक्त में सने हुए कुछ कपड़े भी यहाँ पर पाए गए। जाहिर सी बात है कि जिन्होंने कत्ल को अंजाम दिया उन पर भी रक्त के छींटे आए होंगे। वही कपड़े यहाँ पर छिपाए गए थे। जब इस केस में एक अरबपति और पावरफुल आदमी का नाम यानी हाजी इस्लाम का नाम आया तो लोगों में शंका भी पैदा हो गई। क्या ऐसे आदमी के लिए भी कानून वही होगा? क्या पुलिस इसको अरेस्ट करेगी? क्या इस पर भी कार्रवाई की जाएगी? इस केस की वजह से आधा उत्तर प्रदेश हिला हुआ था। राजनीतिक रूप से उथल पुथल थी। कई पुलिस वालों को केस से हटाया भी गया क्योंकि वो केस में गड़बड़ी कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने पुलिस को धमकी दे डाली कि ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो प्रदर्शन और बड़ा होगा। 25 मई को पूरा मेरठ बंद भी कर दिया जाता है। पुलिस इजलाल की 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज कर लेती है। कुछ ही दिनों के अंदर ही पुलिस ने इजलाल को भी अरेस्ट कर लिया। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार इसने खुद सरेंडर किया था। इजलाल के अरेस्ट होते ही इसने एक कहानी सुनाई। ये बात कुछ वक्त पहले की है। इजलाल किसी काम की वजह से मेरठ के गंगानगर के राधा गार्डन गया हुआ था। शाम का टाइम था, लोग पार्क में अपना टहल रहे थे। वहीं इजलाल की नजर पड़ी एक लड़की पर। लड़की का नाम था शिवा सिरोही। शिवा की बात करें तो पहले ही अपनी फैमिली के साथ बुलंदशहर में रहती थी, फिर वहां से मेरठ के गंगानगर आ गई। शिवा के पिता आर्मी में कर्नल थे, माँ किसी प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल थी। शिवा की एक छोटी बहन भी थी जो कि पढ़ाई करती थी। पिता का सपना था कि शिवा को भी अपनी तरह आर्मी में भेजेंगे, लेकिन किसी कारण से शिवा आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाई। फिर पिता ने बेटी के लिए एक दामाद ढूंढा जो कि आर्मी में कैप्टन थे। वो और उनका परिवार दिल्ली के रहने वाले थे। दोनों के घर वालों की सहमति से शिवा और कैप्टन की शादी हो जाती है। शिवा एक खुले विचारों वाली लड़की थी, सबसे खुलकर बात करती थी। जब इसकी शादी हुई तो उस वक्त ये पढ़ाई कर रही थी, लेकिन शादी के बाद पढ़ाई छूट जाती है। ये अपने ससुराल यानी दिल्ली चली गई। इसके पति तो अक्सर बाहर ही रहते थे, नॉर्थ ईस्ट के साइड पोस्टेड थे। बस छुट्टी में ही इनको घर पर आने को मिलता था।
धीरे धीरे शिवा और कैप्टन के बीच संबंध बिगड़ने लगे। आपस में विचार नहीं मिलते थे। इन्होंने अपने और घर वालों की सहमति से अलग होने का फैसला भी कर लिया। ये कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस भी फाइल कर देते हैं। उसी दौरान शिवा भी अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई। शिवा के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। माँ घर पर अकेले ही रहती थी। छोटी बहन भी पढ़ाई करती थी। प्रिंसिपल के पद से रिटायर होने के बाद माँ के पास कोई काम नहीं बचता है। इन्होंने सोचा कि इन्हें कुछ करना चाहिए, कोई बिजनेस करना चाहिए। इसके बाद माँ और बेटियों ने मिलकर दुबई में गारमेंट का बिजनेस शुरू किया। अब माँ और बहन दुबई में ही रहने लगी और बिजनेस संभालने लगी। कभी कभार ही उनका दुबई से इंडिया आना होता था। ऐसे ही शिवा भी कभी दुबई में रहती थी तो कभी इंडिया के मेरठ में। इसका भी आना जाना चल रहा था। शिवा ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। ये मेरठ के कॉलेज में एडमिशन लेती है, इसीलिए ज़्यादातर मेरठ में ही रहती थी। मगर इसके परिवार दुबई में रहते थे। ये घर पर अकेली रहती। अब ये बिल्कुल आज़ाद हो चुकी थी। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, बोलने वाला नहीं था। अब ये अपने मन का जो चाहे वो कर सकती थी। इसी दौरान पार्क में इजलाल ने शिवा को देखा था। वो अपनी सहेली के साथ टहलने के लिए आई थी। पहली नज़र में ही इजलाल को शिवा से प्यार हो गया। अब ये अक्सर ही शिवा को पार्क में देखने के लिए आने लगा। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार किसी फंक्शन में या रेस्टोरेंट में इजलाल और शिवा की मुलाकात भी होती है। माना जाता है कि इजलाल ने शिवा को उसके पति से डाइवोर्स दिलाने में भी बहुत मदद की थी। इजलाल शिवा को पसंद करने लगा था। शिवा भी कहीं ना कहीं इसको पसंद करती थी। अब एक अरबपति आदमी को एक लड़की से प्यार हो गया। जाहिर सी बात है कि उस पर लाखों रुपए लुटाएगा भी। चूंकि शिवा घर पर अकेली रहती थी तो इजलाल इससे मिलने के लिए आता रहता था। दिल्ली में भी शिवा ने एक फ्लैट खरीद लिया था। वहां भी इजलाल इससे मिलने आता। इसी दौरान एक और लड़का था जो कि इजलाल का दोस्त था। वो भी कहीं ना कहीं शिवा को पसंद करता था। कभी कभी वो भी इजलाल के साथ शिवा को देखने के लिए पार्क में आता। उस आदमी को इजलाल से जलन होने लगी, दिक्कत होने लगी। इसके साथ साथ कॉलोनी के और लोगों को भी दिक्कत हो रही थी कि कौन आदमी है जो कि यहाँ पर आकर औरतों को निहारता है। वो लड़का जो शिवा को एक तरफा पसंद करता था, उसने अपने दोस्तों को बताया कि एक आदमी कॉलोनी में आकर अक्सर लड़कियों को निहारता है। ये तीनों वही दोस्त थे, सुधीर, पुनीत और सुनील। अगली बार जब इजलाल शिवा को देखने के लिए पार्क में आया तो तीनों दोस्तों ने उसको पकड़ लिया। आपको बता दें कि शिवा उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें सुधीर और पुनीत पढ़ते थे। शिवा और सुधीर में भी सेम कॉलेज में पढ़ने की वजह से दोस्ती हो गई थी। तो ऐसे सुधीर के लिए भी एक प्रॉब्लम थी कि कोई आदमी इसकी दोस्त को देखने के लिए उसके घर के पास क्यों आता है। इस वजह से यहाँ पर तीनों दोस्तों ने इजलाल को पकड़ा। उस वक्त उनको पता नहीं था कि इजलाल कौन है। इसको पकड़ा और औरतों को निहारने का इल्जाम लगाकर पीटना शुरू कर दिया। बहुत मारा और धमकी भी दी कि दोबारा इस एरिया में दिखे तो हाथ पैर तोड़ देंगे। बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। फिर समाज के लोग आमने सामने बैठते हैं, बातचीत करते हैं, राय मशवरा किया जाता है कि इस झगड़े को यहीं पर खत्म करो, सब कुछ भूल जाओ, एक दूसरे से माफ़ी मांगो और दोस्ती करो, दोबारा झगड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही झगड़े वाला मामला यहीं पर दब जाता है। यहाँ से सुधीर, पुनीत और सुनील की इजलाल से दोस्ती हो गई। इजलाल इन्हें अक्सर अपने घर पर पार्टी करने के लिए भी बुलाता था। ये लोग झगड़ा भूल चुके थे, सच में दोस्ती हो गई थी। आराम से ये पार्टी करते, खाते पीते, सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। शिवा कॉलेज में सुधीर से मिलती थी और घर पर हाजी इजलाल से। लड़की 2 नावों पर सवार थी और दोनों नावों को पता नहीं था। लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा। एक दिन सुधीर को पता चल गया कि शिवा की लाइफ में एक दूसरा आदमी भी है। इसने शिवा से बात की और इजलाल से दूर रहने को कहा। मगर इजलाल तो शिवा पर लाखों रुपए लुटाता था। आखिर ये कैसे उस आदमी को छोड़कर इस मामूली इंसान के पास रहे। इसके पास 2 चॉइसेस थी, या तो सुधीर या इजलाल। इसे चुनने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसने आराम से चुन लिया, जो था इजलाल। इसके बाद से शिवा और सुधीर के रिश्तों में खटास बढ़ने लगी। शिवा इजलाल के साथ ज़्यादा वक्त बिता रही थी। सुधीर से दूरी बना लिया। इसको जिसे चुनना था उसे चुन लिया। हालांकि इसने सुधीर के साथ भी काफ़ी लंबे समय बिताए थे, अच्छे टाइम स्पेंड किए थे। सुधीर के लिए इसे भूलना मुश्किल था। इसने शिवा का पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में उसको रोककर मनाने की कोशिश करता, कॉल पे कॉल करता। जब शिवा इजलाल के साथ होती थी तब भी उसके फ़ोन पर कॉल आते थे। ऐसे ही एक दिन इजलाल को भी पता चल गया कि शिवा की लाइफ में कोई और भी है या था। इसने शिवा से इस बारे में पूछा भी। ये कहती है कि इसके पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है, कॉलेज का ही है। ये उससे बात नहीं करना चाहती है, फिर भी वो परेशान करता है, रास्ते में रोक लेता है। शिवा भी अब सुधीर से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इजलाल सुधीर को अच्छे से जानता भी था क्योंकि उसका ये दोस्त था। शुरुआत में तो इजलाल ने शिवा की बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन शिवा लगातार इसके मन में सुधीर और उसके दोस्तों के लिए जहर भर रही थी, इसको उकसा रही थी। ये चीज़ इजलाल ने खुद पुलिस को और कोर्ट में भी बताया था कि शिवा ही इसे कत्ल करने को उकसा रही थी। ये चीज़ अदालत में भी साबित हो गई थी। खैर, इधर शिवा ने इजलाल के मन में इतने जहर भर दिए कि अब इसको भी तीनों दोस्तों के लिए नफरत पैदा हो गई। इसको पुरानी बातें याद आने लगीं कि उन्होंने बुरी तरह से इसे पीटा भी था, धमकी भी दी थी। इसके प्यार के बीच एक लड़का आ रहा है, उससे इसे ईर्ष्या भी होने लगा और प्रतिशोध यानी बदले की बात तो थी ही। अब इजलाल ने अपने कई आदमियों को उन तीनों लड़कों के पीछे लगा दिया, उनकी रेकी करवाने लगा।
इसे कैसे भी करके उनसे हिसाब चुकते करने हैं। ये प्लानिंग करता है। अब समय आया 22 मई 2008 की रात का। तीनों दोस्त स्विमिंग पूल में मस्ती करने के लिए गए थे। इजलाल ने अपने आदमियों को भेजे और उनको गुदरी बाजार के घर बुलाया। बोला चलो पार्टी करते हैं। पहले भी ये लोग पार्टी करते थे तो ये नॉर्मल बात थी। तीनों दोस्त वहां पर खुशी खुशी चले जाते हैं। उस जगह पर टोटल 13 लोग मौजूद थे, शिबा को लेकर 14 लोग, मगर उस वक्त शिबा वहां पर मौजूद नहीं थी। घर में हाजी इजलाल, अफजल, मेहराज, इसरार, कल्लू उर्फ कलवा, कालू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन, परवेज, इजहार, माजिद और शमी। पुलिस ने इन्हीं 13-14 लोगों का नामजद किया था। इसमें कुछ इजलाल के भाई थे और कुछ दोस्त थे। घर में सच में पहले खूब पार्टी हुई, गाना बजाना हुआ, शराब पिया गया और पिलाया गया। सभी के सभी नशे में हो गए। इसके बाद से खूनी खेल शुरू होता है। सभी आरोपियों ने लोहे की पाइप उठाई और तीनों को पीटना शुरू कर दिया। जानवरों की तरह बहुत बेरहमी से मारा। इजलाल ने अपनी पिस्टल निकाली और सुधीर के पैर पर एक गोली भी दाग दी। वो रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, अपनी गलती पूछते रहें। इनकी चीख पुकार बाहर तक आ रही थी। बाहर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वहां पर जाकर देखें और पुलिस को कॉल करें। इतने बड़े आदमी का घर था, कौन दुश्मनी ले। उधर सभी लोग नशे में थे। रात भर तीनों की पिटाई की गई। लास्ट में इजलाल तलवार लेकर आया और एक एक करके तीनों के गले पर चला दिया। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार मांस काटने वाले छुरे से भी हमले किए गए थे। तीनों की आंखें निकाल ली गई थीं, उनकी हड्डियां भी तोड़ दी गईं। काफी भयंकर तरीके से उनका कत्ल किया गया था। ये सारी एक्टिविटी रात भर चलती है। फिर तीनों के शव को सीढ़ी के पास बाहर रख देते हैं और सभी कमरे में सो गए। उधर सीढ़ी के पास शव पड़े हुए थे, उनके अंदर से रक्त प्रवाहित हो रहा था। किसी को कोई चिंता नहीं। उनके अंदर से रक्त प्रवाहित होते हुए गेट के बाहर जाने लगा, सड़क तक पहुंच गया। सुबह में 5 बजे के आसपास कोई इसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब इन्होंने लाल लाल पदार्थ बहते हुए देखा तो ये गेट के अंदर भी झांक कर देखते हैं। अंदर देखते ही इनकी चीखें निकल जाती है। वहां पर 3 शव पड़े हुए थे। इन्होंने चिल्लाकर घर में आवाज दिया। आवाज सुनकर घर में कोई उठता है। उसको याद आया कि पिछली रात को यहाँ पर हुआ क्या था। इसने सबको जगाया। अब घर में हड़कंप मच जाता है। अब कैसे क्या किया जाए। फटाफट कुछ लोगों ने घर की सफाई शुरू कर दी। कुछ ने शवों को कार के कवर से और बेडशीट से पैक किया। पहले शवों को टाटा सफारी में रखते हैं, फिर वह की मारुति एसटी में रखेंगे जो कि गेट के बाहर खड़ी है। बाहर थोड़ी दूर मेन रोड भी था। सुबह भी हो रहा था। लोगों की चहल पहल भी शुरू हो चुकी थी। गाड़ियां वगैरह चल रही थीं। इसी बीच कुछ लोग शवों को बाहर खड़ी गाड़ी में रखते हैं। ऐसा होते हुए कई लोगों ने देखा भी था। ये भी देखते हैं कि वहां से कुछ लाल रंग का रिस भी रहा है। बाहर थोड़ा ट्रैफिक जाम भी होता है इस वजह से। 2 शवों को गाड़ी की डिग्गी में और एक शव को बैकसीट के नीचे रखने के बाद गाड़ी चल पड़ी। सोचा कि कहीं दूर जाकर नदी में फेंक देंगे, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब क्या करें। जैसे तैसे ये गाड़ी को धक्का देकर बागपत के हिंडन नदी किनारे पहुंचा देते हैं। गाड़ी वहीं पर छोड़कर ये भाग गए। पुलिस टोटल 14 लोगों को केस में अरेस्ट करती है। इनके ऊपर चार्जशीट बनाई गई। शिबा पर आईपीसी सेक्शन 109 और 302 लगा। इजलाल पर 302, 364, 304 और 325 लगा और बाकी 12 पर 302, 364 और 304 लगा। जब ये कत्ल हुआ तो उस वक्त सुनील का 6 महीने का एक बच्चा भी था। मेरठ सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। अरेस्ट होने के कुछ महीनों के अंदर ही कई लोग जमानत पर बाहर भी आ गए। शिबा को भी जमानत मिल गया, जिसकी वजह से 3 लोगों का कत्ल हुआ। जिस लड़की ने इजलाल के कान भरकर कत्ल करवाए थे वही बाहर आ गई। ये दुबई चली जाती है अपनी माँ के पास। इसका फिर से नॉर्मली इंडिया से दुबई आना जाना लग गया। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बाकी लोग जेल में कैद थे। 2018 के आसपास इजलाल को भी जमानत पर बाहर कर दिया गया था। आगे चलकर घटना के 16 साल के बाद ये केस अपने आखिरी नतीजे पर पहुंचता है। 5 अगस्त 2024 को मेरठ सेशन कोर्ट ने 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी। इन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। ट्रायल के दौरान ही 2 आरोपी इसरार और माजिद की मौत हो चुकी थी। एक आरोपी परवेज नाबालिग था तो उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। एक और आरोपी शमी का भी केस चल रहा है। तो 4 लोगों का ये हाल है और बाकी 10 को उम्र कैद हो गई। उनका कहना है कि हाईकोर्ट में फैसले को चैलेंज करेंगे। 16 सालों के बाद सेशन कोर्ट का फैसला आया। अब ये केस हाईकोर्ट में चल रहा है। तो कहानी को पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।